जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम टेंस सीख रहे थे एडवांस लेवल की और सबसे पहले हमने बेसिक्स टेंस सीखा और बेसिक स्ट्रक्चर वाइज भी हमने सेंटेंस अच्छे से बेसिक्स को जाना। और जिस किसी का भी बेसिक्स कमजोर हो, आपने शुरू से आप जुड़े होते तो आई होप आपने अच्छे से बेसिक्स आपका कवर होगा। और यदि आपने बेसिक्स की कुछ वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में इसी चैनल के ऊपर एकदम बेसिक से मैंने टेंस करवा रखा। तो वो वीडियो आप पहले समय मिले तब आप समय निकाल कर एक एक करके उसको देखिए और अच्छे से उनके नोट्स बनाइए। आज हम बेसिक्स करने के बाद में हम एडवांस लेवल में प्रेजेंट और पास्ट को भी हम कवर कर चुके थे। और आज हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर फ्यूचर टेंस को और साथ ही कुछ नियम्स को, जिसमें हम जानेंगे कि सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर टेंस के अंदर आपको सिंपल फ्यूचर और साथ ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस से हमको कुछ कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर एक एक कॉन्सेप्ट वो आपको रूल बनता है या कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में होना चाहिए। और उसके बाद में हम बढ़ेंगे एडवांस में कुछ और नियम से जिसे हम देखते आ रहे हैं। जैसे जब हमें समय मिलता है बीच बीच में हम कुछ एक्स्ट्रा रूल्स भी देखते हैं, तो उसके अंदर हम जैसे कंडीशनल सेंटेंस हो गया और साथ ही हमारा हेड बेटर का और अनटिल और अनलेस का क्या कॉन्सेप्ट होता है टेंस के अंदर, उनके बारे में हमें कौन सी बात ध्यान रखनी होती है, तो वो आज इसी क्लास के अंदर हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट को कवर करते हैं, जिसमें आप हेडिंग डालिए। सबसे पहले आज हम ये करेंगे सिंपल फ्यूचर को। बेसिक्स में हमने बेसिक्स के अंदर हमने फ्यूचर इंडेफिनिट को अच्छे से जाना, जिसे हम सिंपल फ्यूचर के नाम से जानते हैं। तो आज फ्यूचर टेंस के अंदर सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी घटना जो भविष्य के अंदर सामान्य कोई घटना भविष्य के अंदर घटित होगी तो उसका टेंस हमेशा होता है सामान्य भविष्यकाल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल फ्यूचर, यानी इसी का दूसरा नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि एक्शन टेक प्लेस इन द फ्यूचर। कोई ऐसी घटना जो भविष्य के अंदर घटित होगी, ठीक है ना, कोई एक्शंस जो घटित होगा कब होगा, इन द फ्यूचर, भविष्य के अंदर घटित होगा, तो उसका टेंस कैसा होगा, तो वो हमेशा किस में आएगा, तो वो आपको ध्यान रखना है कि सिंपल फ्यूचर के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बात होती है, उसके बारे में ये आपको ध्यान रखना। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके अंदर क्या एग्जांपल्स बनते हैं, इसका एक ही रूल है और उसी रूल को सबसे पहले हम कोई भी टेंस जानते हैं तो उसका सबसे पहले कीवर्ड्स देखते हैं। प्रोबेबली या पॉसिबली कीवर्ड्स तक हमारे जो एग्जांपल से हमारा उन्हीं से हो जाता है। सबसे पहले हम इसका कीवर्ड्स देखेंगे, तो इसके बारे में एक ही रूल बनता है। तो आप हेडिंग लगाइए रूल नंबर 1, जिसको हम कहेंगे कीवर्ड्स का रूल, ठीक है ना, कीवर्ड्स का रूल। कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर आपको दो ही मोस्टली कीवर्ड्स याद रखने हैं, जिसमें पहला कीवर्ड्स है हमारा टुमारो और दूसरा कीवर्ड्स होगा नेक्स्ट। ये दो कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने, ठीक है ना। सबसे पहला आपको टुमारो और उसके बाद में आपका नेक्स्ट, ठीक है। ये दो कीवर्ड्स आपको ध्यान रखना, जिसके अंदर हम जानेंगे कि टुमारो और नेक्स्ट। पहला कीवर्ड्स कौन सा होगा हमारा, टुमारो, TOMORRO। टुमारो ये हमेशा फ्यूचर का टाइम बताता, साथ ही इसके साथ आ जाएगा आपका नेक्स्ट। लास्ट में नेक्स्ट, लास्ट होता है पास्ट का और नेक्स्ट होता है फ्यूचर का। नेक्स्ट में आप ऐसे भी बोल सकते हो, नेक्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट डे, फिर आपका नेक्स्ट मंथ, ठीक है, और वीक भी लिखो बीच में, नेक्स्ट वीक, क्लियर। और उसके बाद में क्या लिखोगे, नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट संडे, है ना, कोई भी दिन का नाम। तो यदि नेक्स्ट के साथ ये टाइम आपको लिखा हुआ मिले, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट संडे, तो ये सब फ्यूचर के टाइम डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं। तो ये हमेशा फ्यूचर का टाइम बताते हैं। ये किसी सेंटेंस के साथ आपको मेंशन मिले तो वो सेंटेंस हमेशा किसमें होगा, वो होगा फ्यूचर आपका इंडेफिनिट के अंदर। लेकिन उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि फ्यूचर का कोई प्लान एक्शन होगा तो वो आएगा इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आएगा। वो हम अच्छे से प्रेजेंट इंडेफिनिट के एडवांस में उसको हायर कॉम्पिटिटिव जो लेवल्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं तो उसमें हम देख चुके हैं, उसमें हम कवर कर लिया इसको। तो यहाँ क्या करोगे, टुमारो और नेक्स्ट, ठीक है ना। अब मैं कह देता हूँ कि वो कल मेरी पुस्तक लौटाएगा। जैसा मैं एग्जांपल लिखता हूँ कि ही विल RED रिटर्न माय बुक
माई बुक टुमारो। ये एग्जाम्पल मैंने लिखा, क्या लिखा पहला एग्जाम्पल कि आई ही विल रिटर्न माई बुक टुमारो, वो कल मेरी पुस्तक लौटाएगा। तो इसके अंदर आपका टाइम कौन सा है, टुमारो। टुमारो का मतलब होता है भविष्य का टाइम, तो ये घटना किसमें होगी, सामान्य भविष्यकाल में। तो उसका टेंस क्या होगा, उसका टेंस होगा आपका सामान्य भविष्यकाल में क्या होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और इसकी पहचान क्या होती है, विल से के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमने बेसिक्स में इसको हमने कवर किया है कि विल का प्रयोग कहाँ होता है, सेल का प्रयोग कहाँ होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव में विल आई और वी के साथ विल और सेल दोनों का प्रयोग होता है। और साथ में इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आई और विल के साथ में इसमें आई और वी के साथ में केवल ना केवल इसका प्रयोग होगा सेल का, इसमें इंटरोगेटिव में। बाकी नेगेटिव और अफर्मेटिव में आई के साथ और वी के साथ विल भी लगता है, सेल भी लगता है। ये मैंने वापस रिपीट कर लिया, इसको हम बेसिक्स में जान चुके अच्छे से। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं कि वे आने वाले फ्राइडे सिनेमा हॉल जाएंगे। तो क्या लिखोगे आप, they will go to cinema कब, सिनेमा, ठीक है ना, कब, नेक्स्ट फ्राइडे। नेक्स्ट फ्राइडे का मतलब होता है आने वाले शुक्रवार। आने वाले शुक्रवार को वे कहाँ जाएंगे, सिनेमा जाएंगे ना, सिनेमा हॉल लिख सकते हैं इसके अंदर बढ़िया। तो दे विल गो टू सिनेमा नेक्स्ट फ्राइडे। तो ये एग्जांपल्स कब का हो गया, हमारा फ्यूचर का हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो टाइम है ना वो फ्यूचर का दे रखा, ये ध्यान रखना। दे विल गो टू सिनेमा पहले आई सी आई एन ई में सिनेमा नेक्स्ट फ्राइडे। तो नेक्स्ट फ्राइडे कब का टाइम है, फ्यूचर का टाइम। कब का टाइम है, फ्यूचर का, सामान्य घटना बताएगा फ्यूचर की। तो इसके अंदर किसका प्रयोग करोगे आप, सी फ्यूचर का। तो आई होप ये पहला रूल आपको अच्छे से कवर होता होगा कि हम कीवर्ड्स लेके हमने टुमारो और नेक्स्ट के साथ जब भी किसी सेंटेंस के अंदर टुमारो या नेक्स्ट और नेक्स्ट के साथ में कोई टाइम मेंशन हो जाए, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट संडे, ठीक है ना, नेक्स्ट मंडे, कुछ भी लिखा हो, तो ये सारा का सारा हमारा टाइम डिनोट्स कुछ एडवर्बियल्स होते हैं जो फ्यूचर का टाइम डिनोट करते हैं, फ्यूचर का टाइम दर्शाते हैं। तो इनके साथ हम हमेशा सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बोर्ड्स में 10th लेवल में इसके ऊपर ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें प्रत्येक बार इससे फ्यूचर इंडेफिनिट से एक और एक सवाल कहीं ना कहीं लिखने को हमें मिलता ही जरूर है। हम जब आज हमारा 10th सारा का सारा खत्म हो जाएगा इस क्लास में, इसके बाद हम कल जो क्लास लेंगे उसमें जो PYQ जितने भी हमारे पेपर्स में आ चुके हैं उसको हम एक एक करके खत्म, सारे के सारे इंपोर्टेंट PYQ और सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन हमारा एक क्लास में, एक दो क्लास उसमें लगेगी, उसमें हो जाएगा। तो इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में भी एक रूल बनता है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो इसको आई होप आपने नोट किया होगा, मैं इसको बोर्ड को क्लीन करता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, एक बार आप सभी ध्यान रखोगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। मैंने आपको बताया था बेसिक्स में कि जब भी कोई घटना फ्यूचर के दिए हुए समय तक पूरी हो जाती है या फ्यूचर में किसी समय से पहले कोई काम कंप्लीट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर रखते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। आज हम हेडिंग डालते हैं फ्यूचर, आपका कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट। क्या हेडिंग डालोगे, फ्यूचर परफेक्ट। और इसके अंदर भी आपको एक रूल ही बनता है मोस्टली, वो रूल भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। जनरली आपने बुक्स में भी वो रूल देखा होगा। इसके अंदर एक ही रूल है हमारा, कौन सा रूल है कि कुछ हमारे बाय के साथ में यदि आपको कुछ टाइम्स डिनोटिंग एक्सप्रेशन मिले, मतलब टाइम डिनोटिंग कुछ ऐसे वर्ड्स मिले बाय के साथ में, यदि आपको समय लिखा हुआ मिले, बाय प्लस टाइम डिनोटिंग, ठीक है ना। बाय के साथ में कुछ टाइम डिनोटिंग एक्सप्रेशन मिले, कौन कौन से, जैसे मैं बताता हूँ, उसके बाद हम उसका टेंस कैसा हो, फ्यूचर परफेक्ट। बाय प्लस क्या होगा, जैसे मैं कह देता हूँ कि कौन कौन से, जैसा आप कह लो 8 o'clock, ठीक है ना, 8 बजे तक, क्लियर। और उसके बाद में बाय आपके हो गए बाय संडे, ठीक है, क्लियर। इसी प्रकार से आपका जैसे बाय के साथ और भी हो गया आपका टुमारो हो गया, नेक्स्ट फ्राइडे हो गया, ठीक है ना, नेक्स्ट ईयर हो गया। तो ये दो ही आपको मेन ध्यान रखना। जैसे कोई बाय के साथ टाइम मिल जाए, जैसे 8 o'clock हो गया, उसके साथ बाय प्लस नेक्स्ट संडे तक, ठीक है। और बाय टुमारो हो गया आपका,
ठीक है, कल तक, ठीक है ना। और उसके बाद में जैसे नेक्स्ट संडे हो गया, नेक्स्ट वीक हो गया, ठीक है। और बाय प्लस ये इसके अंदर रखना है, बाय प्लस नेक्स्ट वीक के साथ साथ और क्या लिख सकते हो आप, नेक्स्ट वीक के साथ लिखिए नेक्स्ट संडे, है ना। क्लियर। इसका मतलब क्या होगा, जैसे मैंने किसी की बुक ले ली, अब मैं कहूँगा मैं आने वाले रविवार तक उस बुक को आपको लौटा दूंगा, तो बाय नेक्स्ट फ्राइडे, ठीक है, आने वाले रविवार शुक्रवार तक, फ्राइडे क्या कहोगे शुक्रवार, और बाय नेक्स्ट संडे आने वाले रविवार तक। समझ में आई बात। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि बाय के साथ में आपको जैसे 8 o'clock टाइम, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे 2 बार लिखिए, नेक्स्ट आपको ईयर लिखिए, ठीक है, अगला साल। क्लियर। अगले साल तक वो ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट कर चुका होगा, ऐसे बात। फ्यूचर के अंदर कोई भी काम एक समय से पहले कंप्लीट हो चुका होगा, जैसे टुमारो कल। तो इन सारे वर्ड्स कहीं पे आपके बाय के साथ ये वर्ड्स मिले तो उसके अंदर आपको हमेशा यूज करना है। तो उसके अंदर कौन से टेंस में यूज करोगे, तो कॉपी के अंदर लिखोगे, इनके साथ हम हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, विल या विल शेल हैव प्लस वर्ब बी थर्ड फॉर्म, ये इसकी पहचान होती है, आपको ध्यान रखना। इसका प्रयोग होगा इन सब के साथ में। एग्जांपल्स मैं ये लिख देता हूं, और वो एग्जांपल्स क्या है कि दे विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, वो आने वाले फ्राइडे तक अपना प्रोजेक्ट खत्म कर चुके होंगे। इसका मतलब फ्यूचर के अंदर कोई भी काम कंप्लीट हो चुका होगा एक नियत समय से पहले। क्या लिखोगे, दे विल फिनिश, दे विल फिनिश्ड, they will finish project PROJECT प्रोजेक्ट कब, they will have finished लिखना होगा इसमें, they will have finished, ठीक है, क्योंकि फिनिश डायरेक्ट नहीं आ सकता। they will have finished प्रोजेक्ट by संडे, ठीक है ना, वो आने वाले संडे तक जो आपका प्रोजेक्ट है उसको खत्म कर चुके होंगे, या बाय नेक्स्ट संडे होगा इसके अंदर, एक ही बात है, ठीक है। कोई भी टाइम यूज करो, दे विल हैव फिनिश्ड प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे। कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होगा तो इस प्रोजेक्ट से पहले आप द का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है ना। क्या कर सकते हो, द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट का कोई कार्य। ये एग्जांपल्स आपको समझ में आया कि दे विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय संडे, वो आए वाला जो संडे है उस तक वो काम पूरे कर चुके होंगे, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे मैं लिख देता हूं कि ही विल हैव रिटर्न, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न, ही विल हैव रिटर्न माय बुक, है ना, कब तक, बाय नेक्स्ट, ठीक है ना, बाय नेक्स्ट, आप लिख सकते हो नेक्स्ट संडे, बाय प्लस बाय लिख दो, बाय संडे लिख दो, ठीक है ना। संडे एक बार आगे इसमें कोई भी आप बाय नेक्स्ट वीक लिख दो, ठीक है, नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट वीक, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आई बात। हमने क्या जाना, ये अंदर इसके अंदर, ठीक है, ये हमने क्या जाना कि ही विल हैव रिटर्न, वो मेरी पुस्तक लौटा चुका होगा कब, माय बुक कब, बाय नेक्स्ट वीक, अगले वीक तक। या इसके अंदर आप बाय वीक करो या नेक्स्ट वीक करो, एक बात ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये रूल भी आपका क्लियर होगा कि हमने जाना कि बाय के साथ कुछ टाइम डिनोटिंग कुछ वर्ड्स मिले, जैसे आपने 8 o'clock हो गया, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, टुमारो हो गया। तो इन सब का हम हमेशा प्रयोग किसके अंदर करते हैं, ये नेक्स्ट टुमारो नहीं, केवल टुमारो ही। तो आप बाय टुमारो का मतलब कल तक, ठीक है ना। बाय नेक्स्ट संडे का मतलब होता है आने वाले संडे तक, समझ में। बाय 8 o'clock का मतलब होता है 8 बजे तक। तो इन सब का प्रयोग हम किसमें करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में। तो आई होपफुली हमारे जो टेंस के जो रूल बन रहे थे वो सारे के सारे हमने जान लिए। अब हम कुछ एक्स्ट्रा जो रूल्स है उनको भी हमें देखना होगा, 2-4 कॉन्सेप्ट और उनको हम समझ लें, फिर हमारा टेंस कवर हो जाएगा पूरा। तो जिसमें आप रूल नंबर पहला लिखोगे, सबसे पहला रूल अपने पास टेंस हम पढ़ा था, उसके अंदर हमने एक रूल मिस कर लिया, तो वो भी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। थोड़ा हटकर वो रूल अलग से उसको मैंने साथ लेकर अलग बनाने की सोची, तो वो आप पहले लिख दो, ठीक है ना। सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि रूल हमारा ये है, लिखो एक्स्ट्रा, ठीक है ना। लिखो रूल नंबर 1, यहाँ से कुछ रूल आपको करवा रहा हूँ जिसमें आपको हमेशा ध्यान रखना
इट इज टाइम, रूल क्या हमारा छोटा सा रूल है, बस रट्टा मारने वाला सीधी सा। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इस समय तक हो जाना चाहिए था, ठीक है। इट इज हाई टाइम और नेक्स्ट है आपका इट इज अबाउट टाइम। सीधा सीधा ये ध्यान रखना, बाकी इसके अंदर कुछ याद नहीं करना। इट इज अबाउट टाइम। यदि हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट जब भी इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम हो, या फिर जब भी आपको इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम के बाद टेंस बनवाने को पूछे, वर्ब की फॉर्म भरने को पूछे, टेंस पूछे, तो सब क्लोज का टेंस कैसा रहेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। ये हमारा रूल है। मोस्टली रूल क्या हुआ हमको देखने को मिला कि जब भी इट इज टाइम हो गया हमारा, इट इज हाई टाइम हो गया, इट इज अबाउट टाइम हो गया, इसके बाद हमेशा हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये रट्टा मारने वाला सीधा सा रूल है, आपको माइंड में रखना। इसका हिंदी है कि इट इज टाइम मतलब कि इस समय तक होना था, ठीक है। और इट इज हाई टाइम मतलब बहुत ज्यादा समय में इस समय तक हो जाना था। और इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम का मतलब होता है करीब इस समय तक हो जाना था। इसका मतलब हो जाना था, तो फिर आप किसका प्रयोग करोगे, पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग, ये आपको ध्यान रखना है। एक दो एग्जांपल्स में इसके लिए आपको करवा देता हूं, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल लिखो, इट इज टाइम सी होम। लिखो इट इज टाइम, पेपर में सीधा हम ये कर लेते ही ब्लैंक्स होम, इस समय तक वो घर लौट जाना था। जैसे इसके अंदर पहला ऑप्शन मैं देता हूं, पहला लिखो रिटर्न्स, RETURNES, रिटर्न्स, ठीक है, RETURN रिटर्न्स। दूसरा ऑप्शन लिखो रिटर्न, RETURN रिटर्न। और तीसरा ऑप्शन लिखो विल रिटर्न, ठीक है ना, विल रिटर्न, RETURN। तो इन तीन ऑप्शंस में से मैं पूछूं कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपको ध्यान रखना, हमने क्या जाना कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम, तीनों के बाद में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो किसका प्रयोग होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये क्या है, ये नहीं आएगी, फ्यूचर नहीं आएगा, प्रेजेंट नहीं आएगा, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पर क्या आ जाएगा, रिटर्न, RETURNED। ये हमारा एग्जांपल सब सही हो गया। इसी तरह एक एग्जांपल और एक स्कॉर लिखो कि इट इज हाई टाइम यू योर स्टडीज, ठीक है ना। लिखो इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम यू ब्लैंक्स योर स्टडी। तुम्हें अपना अध्ययन स्टार्ट कर लेना चाहिए था, ठीक है ना। योर STUDIES स्टडीज अध्ययन, समझ में आई बात। इसके अंदर मैं दो तीन एग्जांपल्स लिखता हूं, जैसे स्टार्ट हो गया, स्टार्टेड, दोनों में से कौन सा है वो आपको बताना। यहां पर दिख जाएगा आपको, पहला स्टार्ट, रुको क्या लिखोगे, START स्टार्ट, और दूसरा ऑप्शन लेता हूं स्टार्टेड, STARTED। तो इन दोनों में से आपको करना, हमने क्या जाना, सबसे पहले वाक्य को देखेंगे इट इज हाई टाइम, तो दिमाग में एक ही चीज क्लिक करेगी कि इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम और इट इज टाइम। तीनों के बाद हमेशा सिंपल किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो ये तो प्रेजेंट नहीं है, तो क्या आ जाएगा, स्टार्टेड, STARTED। ये रूल भी हमारा खत्म हो गया। अब हम अगले बढ़ेंगे रूल नंबर 2 की तरफ, जो हेड बटन और हेड का जो हमारा रूल है उसकी तरफ हम अब जाएंगे, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट करो, क्लियर। जल्दी से आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगले रूल की चर्चा करते हैं। वह रूल है हमारा कौन सा रूल है, जिसे हम जानते हैं पेपर के अंदर ये भी देखने को मिला है, विशेषकर मॉडल के अंदर इसके बारे में हम और बात करेंगे। फिर भी हम टेंस पढ़ते हैं तो क्यों ना समय है तो फिर एक बार छोटा सा रूल है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, मेरे हेड से नोट करवा देता हूँ। जब भी सेंटेंस के अंदर आपको हेड बेटर या फिर हेड रेदर देखने को मिले, तो उसके बाद में हमेशा के लिए किसका प्रयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। क्या रूल है, जब भी सेंटेंस के अंदर हेड बेटर और साथ ही हेड रेदर, RADHER, हेड रेदर, ये किसी सेंटेंस के अंदर आपको देखने को मिले तो इसके बाद आप कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करोगे, हमेशा किसका होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ये हमें ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। आप क्या करोगे, आप ये गलती करोगे, आपके माइंड में आएगी कि हमने पढ़ा था कि हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसीलिए
हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के दे देता। लेकिन यहाँ पर हेड बेटर का जो मतलब होता है ना, जो इन दोनों का जो सेंस होता है, वो सेंस क्या होता है, किस सेंस में प्रयोग होता है हेड बेटर? जब हेड बेटर या फिर हेड बेटर आपके शुड के सेंस में प्रयोग हो। शुड का मतलब होता है चाहिए, सही के सेंस में जब ये प्रयोग हो तो फिर आपने भी सुना होगा कि शुड तो हमारा मॉडल हो जाता है भाई, इन दोनों का मतलब शुड हो गया और शुड तो मॉडल हो गया। अब कारण क्या इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने का, वो मैं बताता हूँ कि आप क्या करोगे। हेड बेटर को देखकर बच्चे क्या कर देते हैं, हेड देख के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, जो सरासर गलत है। ध्यान रखने बात क्या है, जब भी हेड और हेड रेदर की बात हो जाए तो उस सेंस में जब हेड बेटर और हेड रेदर का सेंस क्या निकलता हो, शुड निकलता हो। जब इन दोनों का शुड की सेंस में यूज हो किसी सेंटेंस में तब हमेशा इसके पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इन दोनों का सेंस तो शुड हो गया और शुड का मतलब चाहिए, तो आप ऐसे भी समझो शुड हमारा मॉडल हो जाता है, ठीक है ना। सेल की सेकंड पास्ट फॉर्म होती है शुड और विल की फर्स्ट फॉर्म होती है वुड। तो ये मॉडल हो गया, मॉडल अपने पीछे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देता है, तो क्यों ना वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग ना करके हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ऐसा ये सॉरी नहीं, सी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो ये रूल भी आई होगा, आपको समझ में आया होगा। वापस दोहरा देते हैं, और हेड बेटर और हेड रेदर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होगी, इसका प्रयोग होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ये ध्यान रखना। अब मैं लिखता हूँ कि अच्छा होता तो मेरी एडवाइस मान लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, क्या लिखा, यू हैड बेटर फॉलो फॉलोवर्ड या फिर फॉलो फॉलो माय एडवाइस, ADVIC एडवाइस का मतलब होता है सलाह, ठीक है ना। तुम्हें मेरी सलाह माननी चाहिए। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर हेड बेटर, अब हेड बेटर का सेंस क्या निकल रहा है, तो हेड बेटर का सेंस यहाँ पर निकल रहा है शुड। क्या सेंस निकल रहा है, शुड, SHOUD, क्या सेंस निकल रहा है, शुड। और शुड के सेंस में क्या हेड बेटर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, नहीं आएगी, तो क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमने रूल की जगह हेड बेटर और हेड बेटर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अब मैं कहता हूँ कि तुम्हें उससे इतनी रात को मान नहीं जाना चाहिए था। ही हैड रेदर, क्या लिखोगे, ही या सी लिख दो, सी हैड रेदर not go there so late इतना लेट at night, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। अब इस एग्जांपल के अंदर आपको क्या पूछा है, ये एग्जांपल सही है या फिर गलत है, आप मुझे ये बताइए। लेट, ठीक है ना, अगले का ऑपोजिट। तो सी हेड बेटर आ गया, भली हेड रेदर आए, हेड बेटर आए, नॉट आ जाए भली आए, नॉट किसके स्थान पर आएगा, लेकिन इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ। क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है, बिल्कुल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हुआ। तो आई होप आपको अच्छे से मैंने समझाया कि हेड बेटर और हेड रेदर दोनों के बाद में हमेशा किसका प्रयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ये बात आप अच्छे से जान चुके होंगे, तो इसको नोट करो। फिर हम आगे बढ़ते हैं कंडीशनल सेंटेंस की ओर। मैंने आपको कल की जो क्लास थी उसके अंदर हम जब ये पास्ट टेंस कर रहे थे उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारा इमेजिनरी एक्शन और इमेजिनरी स्टेटस दोनों के बारे में मैंने आपको बात की थी। तो उसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और रहता हमारा कंडीशनल सेंटेंस का। तो बहुत सारे बच्चों के वो सिर दर्द का सब्जेक्ट बना हुआ है, सिर दर्द का कॉन्सेप्ट है, उसको हम बेसिक समझने की कोशिश करें। कंडीशनल सेंटेंस क्या कहता है, ठीक है, शर्त बोधक वाक्य। तो इसको नोट करो, फिर हम आगे। कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। उससे पहले एक रूल हमारा और है, उसको कर लेते हैं पहले, फिर ये दिक्कत होगी आपकी, फिर वही रहेगा ना, फिर ये समझा लेंगे, क्योंकि बीच में किसके ऊपर आ जाएगा फिर वो समझ में नहीं आएगा। तो क्यों ना, मैंने शुरू में बोला तो 2 रूल बोले थे, एक हेड बेटर वाला और एक अनलेस और अनटिल वाला। तो ये ध्यान रखते हैं, उसको करवा देते हैं, याद रखना चाहिए। वो रूल कौन सा हमारा, अनटिल और अनलेस, एक तो अनटिल एंड अनलेस। ये रूल आपको कहने हैं जस्ट में बड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखो, यहाँ पर क्या लिखोगे मेरे साथ कि until
वर्ब का रिवर्स करता है IEFTRS। अंटिल क्या दर्शाता है? सबसे पहले ये बताए कि होता क्या मॉडलिंग में। थैंक यू हमारे पास कि दो वर्ड है, एक तो अंटिल और अनलेस, दोनों के दोनों बोथ आर नेगेटिव वर्ड्स, दोनों के दोनों नेगेटिव शब्द हैं। जब कोई ये नेगेटिव शब्द खुद होता है वो अपने साथ कभी भी नॉट नहीं लेता, क्योंकि दो नॉट का प्रयोग एक साथ एक ही क्लोज में नहीं होता, ठीक है ना। ये खुद बोथ आर नेगेटिव वर्ड्स, दोनों के दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो अंटिल रिफर्स करता है किसको? हमेशा टाइम को। किसको दर्शाएगा? अंटिल दर्शाएगा टाइम को। और अनलेस दूसरा अनलेस हमेशा दर्शाएगा आपको, यानी जो हमारा अनलेस है वो रिफर्स करेगा, यानी दर्शाता है किसको? कंडीशन को। किसको? कंडीशन को। अनलेस किसको दर्शाता है? कंडीशन को। ये ध्यान आपको रखना है ना। तो हमेशा ध्यान रखना जब कंडीशन की बात होगी तब किसका प्रयोग होगा? तब प्रयोग होगा अनलेस का। और जब टाइम की बात होगी तब किसका प्रयोग होगा? अनलेस का। और इन दोनों का हिंदी में मतलब होता है कि कंडीशन में तब तक नहीं, इसका मतलब क्या होगा? तब तक नहीं। ऐसे मतलब जानने से तो ये हमारा एग्जाम्पल तो सही नहीं होगा, फिर भी हम जानते हैं या उस समय तक नहीं, समय के सेंस में उस समय तक नहीं। तो देख लो आप दोनों नहीं आ रहा, दोनों नेगेटिव है, तो इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अंटिल रिफर्स करता टाइम को और अनलेस हमेशा दर्शाता कंडीशन को। समझ में आया? दोनों के दोनों नेगेटिव वर्ड्स है, तो नॉट बना के बात लिख दो कि बोथ आर नेगेटिव वर्ड्स, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे आप? हम इसके साथ में नो नेगेटिव वर्ड, क्या लिखोगे? नो नेगेटिव वर्ड इज यूज्ड विथ अनलेस और अंटिल। अंटिल और अनलेस के साथ हम कभी भी नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग नहीं करते। समझ में आएगा? नो नेगेटिव वर्ड इज यूज्ड विथ अंटिल और अनलेस। सॉरी, हमने क्या बात बोली कि नेगेटिव वर्ड्स होते हैं दोनों के दोनों, तो इसके साथ कोई और नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग नहीं करेंगे। किस क्लोज में? ये बात ध्यान रखनी कि वाक्य के अंदर कहीं अंटिल और अनलेस में चाहे नेगेटिव नहीं आएगा। जिस लिखो एक इसमें हिंदी लिखो, जिस क्लोज के अंदर या फिर जिस वाक्य के अंदर अंटिल और अनलेस का प्रयोग हुआ है, या जिस वाक्य के अंदर अंटिल और अनलेस का प्रयोग हमें मिलता है, उस सेंटेंस के अंदर हम नॉट का प्रयोग या एनी कोई भी नेगेटिव वर्ड प्रयोग नहीं करेंगे। कौन सा सेंटेंस के अंदर? जिस सेंटेंस के अंदर पहले से ऑलरेडी अंटिल और अनलेस मेंशन है, शामिल है, मतलब उस सेंटेंस में पहले से वो आ चुके हैं, तो उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा और नॉट या नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं होगा। एग्जांपल लिखो, यू विल नॉट पास द एग्जाम, क्या लिखोगे? मैंने लिखा एग्जांपल कि यू विल नॉट पास द एग्जाम, you will not pass the exam, you will not pass the exam unless you do not work hard, unless ठीक है ना, you do not work hard। यदि तुम शर्त ये कि तुम एग्जाम पास नहीं करोगे, क्योंकि नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने हार्डवर्क नहीं किया, तो शर्त क्या है? शर्त ये कि तुमने हार्डवर्क नहीं किया, तो उस कंडीशन के साथ किसका प्रयोग होगा? अनलेस का। लेकिन कंडीशन के साथ क्या अनलेस का प्रयोग है? बिल्कुल सही, बिल्कुल अनलेस का सही। अब हमें तो घबराने वाली बात ये है, हमें सेंटेंस देखना, साथ ही में दूसरा सेंटेंस और लिख देता हूँ। अगला लिखो, आई विल नॉट गो फ्रॉम, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरा पैसा नहीं दे देते। हियर अंटिल यू रिटर्न माय मनी फ्रॉम हियर, अंटिल UNTIL लिखो, अंटिल रिटर्न फ्रॉम माय मनी है ना, अंटिल यू रिटर्न माय मनी, अंटिल यू, ये पेपर माया वाला एग्जांपल है, रिटर्न माय मनी। अब इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है दोनों में? मैं सबसे पहले बता दूं कि दोनों के दोनों सेंटेंस के अंदर मिस्टेक है या नहीं वो आप बताओ। मैं आपको देता हूँ क्लास। पहला एग्जांपल देखो, यू विल
द एग्जाम, तुम पास एग्जाम नहीं कर पाओगे, क्योंकि अनलेस यू डू नॉट वर्क, यदि तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तो पेपर नहीं पास होगा, सीधी सी बात है। और ये आपके लिए भी बात है, हमारे लिए भी। अब इसको नोट करो, पढ़ने वाले हर एक विद्यार्थी के लिए जो अपने जीवन में कहीं भी हार्ड वर्क कर रहा, सही दिशा में जा रहा। देखो जी, अनलेस का है यार, इस अब अनलेस के बाद वाला क्लोज है ना, ये इसके साथ वाला क्लोज ही ना जाना, इस क्लोज के अंदर यूज कर लेते हैं, इसके अंदर आप इसका क्लोज करोगे नेगेटिव आएगा। भाई यहाँ पर पहले क्लोज के अंदर तो नेगेटिव आया, सही है, कोई तकलीफ नहीं, यू विल नॉट पास द एग्जाम, सही है, सिंगल फ्यूचर कोई समस्या नहीं। लेकिन अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, अनलेस आ गया तो इसके साथ में नेगेटिव नॉट क्यों लगे, हमने तो जानना था कि जिस क्लोज के अंदर, वही वाक्य में बोला था, जिस वाक्य के अंदर अनलेस और अनटिल आए उसके साथ में कोई एक्स्ट्रा नेगेटिव वर्ड नहीं आता, और विशेषकर नॉट तो आएगा नहीं, क्योंकि नॉट जो है नेगेटिव वर्ड। अब तो ये नॉट हट जाएगा। क्या अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हुआ? नहीं, अभी भी करेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि जैसे नॉट हटा तो फिर ये सेंटेंस कैसा बन गया? यू डू वर्क, अफर्मेटिव बन गया। तो क्या अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है? नहीं होती। हेल्पिंग वर्ब की जरूरत किसमें होती है? नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। तो ये डू भी यहाँ से हट जाएगा। तो सबसे पहले आपको सही एग्जांपल लिखना है कि यू विल नॉट पास द एग्जाम अनलेस यू डू नॉट हार्ड वर्क, ठीक है ना? वर्क हार्ड लैंग्वेज, वर्क हार्ड, ये भी उसमें भी लिखा होगा शायद, वर्क हार्ड लिखेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से रिमूव, सेंटेंस का करेक्ट ट्रांसलेशन क्या होगा? रिमूव नॉट, नॉट को हमने हटाया, साथ ही हम क्या करेंगे? रिमूव नॉट और डू, दोनों को हटाएंगे। जब नॉट हटेगा तो डू अपने आप ही हटेगा, डू खुद नॉट के लिए आया है, तो जब नॉट हटेगा तो डू तो अपने आप ही हटेगा, ये तो ध्यान नहीं रखना, और आपको भी हटाना है, ठीक है? अगला एग्जांपल, I will no go from there here। अब मेरी बात सुनो, until तो इस क्लोज में है, इस क्लोज के अंदर देख लो नहीं क्या आपका नेगेटिव वर्ड है? नहीं है नेगेटिव वर्ड, सिंपल प्रेजेंट की बात हुई। जिस सेंटेंस के अंदर unless और until आए उस वाले क्लोज के अंदर हमेशा सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है। ये बात भी यहाँ पर आप लिख देना कि इन दोनों में कौन सा टेंस का प्रयोग करोगे? टेंस यूज होगा आपका सिंपल प्रेजेंट। कौन सा यूज होगा? सिंपल प्रेजेंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? सिंपल प्रेजेंट, डू वर्क हार्ड और यू रिटर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही। तो इस सेंटेंस के अंदर नॉट बनी है, दूसरे वाले क्लोज के अंदर नॉट बनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिस क्लोज के अंदर until और unless है उस क्लोज के अंदर नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए। नो नेगेटिव वर्ड इज यूज्ड विद until और unless, ठीक है? ये ध्यान रखना। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जो है हमारा कंडीशनल रूल का। कौन सा? कंडीशनल रूल का, वो हमें ध्यान रखना है। क्लियर? इसे आप अच्छे से करो, नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, पेपर में भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस कॉन्सेप्ट से। हो सकता है आपने आज तक ये नहीं सीखा हो, लेकिन थोड़ा सा आप अच्छे से 5 मिनट ध्यान से मेरी बात को सुनिए। मैं बिना कोई फॉर्मूला लिखवाए हुए आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? फॉर्मूला रूल लिखवा देता, फॉर्मूला लिखवा देता, लेकिन वो फॉर्मूले से आप गलती नहीं करोगे, क्यों ना? समझ के इसको सही कर लेते, ठीक है? फॉर्मूले की जरूरत नहीं है जब तक अच्छे से कॉन्शियस माइंड से किसी चीज को क्लियर करें। तो आप लिखो, क्या लिखोगे? कंडीशनल रूल वाला हमारा सेंटेंस, ये उस पे आगे लिखो कंडीशन। सबसे पहले कंडीशन की वर्ड स्पेलिंग CONDITIONAL, कंडीशनल सेंटेंसेज। ये हमारा टॉपिक है अब आने वाले 10 मिनट का, ठीक है? इस 10 मिनट के अंदर हमें ये समझना है। ध्यानपूर्वक एक बार मेरी बात सुनो। कंडीशनल सेंटेंस सबसे पहले कहते हैं किसे? तो कंडीशनल सेंटेंस उस चीज को कहते हैं, ध्यान रखना। पहली बात क्या है कि कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है वे ऐसे वाक्य जिनसे हमें कोई, जिनके अंदर कोई शर्त की बात हुई हो, ठीक है? हिंदी में इसको बोलते हैं शर्तबोधक सेंटेंस। क्या बोलोगे आप मेरी भाषा में? अपनी भाषा में से बोलते हैं आप शर्तबोधक वाक्य। वे वाक्य जिसके अंदर कोई ना कोई कंडीशन दी हुई हो, किसी न किसी शर्त की बात की हुई हो, तो उसके अंदर आप हमेशा उस सेंटेंस को हिंदी में क्या कहोगे? शर्तबोधक वाक्य, जिसके अंदर कोई ना कोई कंडीशन की बात की हुई होगी, या वे सेंटेंस जो एक्सप्रेस करते हैं किसी कंडीशन को, किसी कंडीशन को व्यक्त करते हैं, उस सेंटेंस को बोलते हैं शर्तबोधक वाक्य। समझ में आया पहले इसका मीनिंग?
कंडीशनल सेंटेंस किसे बोलते हैं? वे सेंटेंस जो किसी शर्त को दर्शाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? कंडीशनल सेंटेंस। समझ में आगे बढ़ते हैं। अब सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले इस कंडीशनल सेंटेंस में आपको दो सेंटेंस मिलेंगे। पहला सेंटेंस मिलेगा जिसके अंदर कंडीशन दी हुई होगी, ठीक है। अब कंडीशन कौन से सेंटेंस के अंदर दी होगी? जिसके अंदर कंजक्शन का प्रयोग होगा उस सेंटेंस में आपको कंडीशन मिलेगी। रिजल्ट के साथ कभी भी प्रयोग नहीं होता, ध्यान रखो। एक पहला यहाँ पे क्लोज दिया होगा, एक क्लोज 1 होगा, एक क्लोज 2। इतनी बात समझ में? सॉरी, देखो क्लोज 1 के अंदर हो सकता है क्लोज 2 में हो क्लोज 1, लेकिन वो बात नहीं है। जिसके अंदर कंडीशन दे रखी होगी, एक वाले में क्या दे रखी होगी? कंडीशन। एक के अंदर क्या दे रखी होगी? कंडीशन। और दूसरे में क्या दे रखा होगा? रिजल्ट। दूसरे क्या दे रखा? रिजल्ट। रिजल्ट, ठीक है। तो एक के अंदर कंडीशन मिलेगी, दूसरे के अंदर रिजल्ट मिलेगा। जो कंडीशन इसके अंदर हुई उसका क्या परिणाम है वो दूसरे क्लोज में देखने को मिलेगा। यहाँ हो सकता है पहले वाले क्लोज में रिजल्ट मिल जाए, दूसरे वाले क्लोज में कंडीशन मिल जाए, उल्टा मिल जाए, फिर भी घबराना नहीं है। जिस सेंटेंस में अब आप कैसे पहचान होगे सर कंडीशन कौन से सेंटेंस में, रिजल्ट कौन सा सेंटेंस है? जिस सेंटेंस के अंदर हमेशा इफ विशेष तरीके की आता है इफ प्लस कंडीशन या फिर कोई अदर कंजक्शन नहीं, इफ एक प्रकार का कंजक्शन है और इसका मतलब होता है अगर या फिर यदि, ठीक है। तो जिस सेंटेंस के अंदर इफ का या फिर कोई अदर कंजक्शन का प्रयोग मिले तो उस सेंटेंस के अंदर हमेशा कंडीशन होगी। तो कंडीशन वाले क्लोज के अंदर क्या होगा? इफ या किसी कंजक्शन का प्रयोग। रिजल्ट वाले के अंदर इफ या किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा। रिजल्ट हमेशा आपका किसका होगा? किसमें होगा? और कंडीशन किसमें होगी? दोनों में टेंस क्या होगा? तो तीन शर्त बनती है, तीन प्रकार के सेंटेंस पेपर में बनते हैं। तीनों को मैं यहाँ साफ करके आपको समझा देता हूँ, ध्यान रखना। हमने क्या जाना? कंडीशन यानी शर्त दर्शाने वाले वाक्य कहलाते हैं कंडीशनल सेंटेंस, जो किसी कंडीशन को एक्सप्रेस करते हैं। दूसरी बात हमने ये जानी कि दो क्लोज होंगे इसके अंदर, सी क्लोज 1 होगा जिसके अंदर कंडीशन दे रखी होगी और पहले क्लोज में कंडीशन है तो दूसरे क्लोज में इस कंडीशन का मतलब इस शर्त का रिजल्ट होगा, परिणाम होगा। और कंडीशन कौन से होगी? कंडीशन होगी हमेशा आपका किसमें? इफ वाले क्लोज में या किसी कंजक्शन के साथ में कंडीशन का प्रयोग होगा। समझ में आया? अब आगे नोट लिखो, ठीक है। प्रयोग किसका होगा? ज्यादातर यूज किसका मिलता है पेपर के अंदर? इफ का। ज्यादातर मोस्ट की बहुत परसेंट तक इफ का ही प्रयोग होता है। रूल वगैरह कुछ नहीं, इसका कांसेप्ट के थ्रू आपको समझ में वापस लिख देते हैं अच्छे से लिखते हैं हैंडराइटिंग। कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस या कंडीशनल सेंटेंस दो तीन लिख रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है अलग। ये कॉन्सेप्ट सीख रहे, इसका क्या कॉन्सेप्ट था? कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। अब लिखो आप ध्यान पूर्वक, तीन सेंटेंस लिखता हूँ। पहला मैं सेंटेंस लिखता हूँ इफ आई गो टू आगरा। यदि मैं आगरा जाऊंगा मैं ताजमहल देखूंगा। पहली कंडीशन ये, इफ आई गो टू आगरा तो आई विल सी द ताजमहल। क्या लिखोगे? ऊपर लिखता हूँ थोड़ा, इफ आई गो टू आगरा, ठीक है ना, AGRA तो आगरा, आई सा या आई विल सा, मैं देखूंगा क्या क्या देखूंगा? आई विल सी द ताज, ठीक है। आई विल सी द ताज, ठीक है। द छोटा है तो इसमें द ताज, ताजमहल, ताजमहल में एच है इसके पीछे, ठीक है। ताजमहल तो भैया MAHA ताज, समझ में आया? ठीक। दूसरा नोट, अभी तक इसको लिखो, इसको भी नोट करो, यहाँ ध्यान से सुनो। मैं दूसरा क्या लिखता हूँ? इफ आई वेंट टू आगरा, इसी सेंटेंस में इफ आई वेंट टू आगरा, यदि मैं आगरा जाता तो मैं क्या करता? आई वुड, है ना, तो आई वुड सी द ताज। क्या करता? आई वुड सी द ताज। पीछे में लिख दो ताजमहल को मैं देख, ठीक है। लास्ट सेंटेंस, इफ आई हैड गॉन टू आगरा, यदि मैं आगरा गया होता तो, ठीक है, आगरा गया होता तो ताजमहल देख चुका
I had gone to Agra, I would have the Taj. ठीक है, if I had gone to Agra, क्या लिखोगे? If I had gone to आगरा, यदि मैं आगरा गया होता तो मैं ताज में देख चुका होता, क्या लिखोगे? I would have seen the Taj. The ताजमहल। समझ में आई बात? हमने 3 कॉन्सेप्ट लिखे, ठीक है। सबसे पहला if I go to Agra I will see the Taj, यदि मैं आगरा गया होता तो मैं ताजमहल देख चुका होता। दूसरा if I went to Agra, यदि मैं आगरा गया होता तो I would see the Taj, मैं ताजमहल देखता, ठीक है। if I had gone to Agra, यदि मैं आगरा जा चुका होता तो क्या करता? I would have seen the Taj, मैं आगरा ताजमहल देख चुका होता। तो इन 3 कंडीशन, तीनों के अंदर कंडीशन दर्शाए कि ऐसा होता तो ऐसा करते, ठीक है ना? समझ में आएगा? तीनों के अंदर कंडीशन है। कंडीशन क्या है ना? ये ध्यान रखना कि आपको है ना कि ऐसा होता तो हम ऐसा चलो उसका परिणाम है। समझ में आएगा? जाता हूं सबसे पहला यदि आज मैं जाऊंगा तो आगरा देखूंगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ में आएगा? तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। क्लियर? अब मेरी बात सुनो, इन तीनों सेंटेंस के अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सेंटेंस क्या करेगा। देखो यहाँ पर सिंपल की बात करें, इफ आई गो टू आगरा, यदि मैं आगरा जाऊंगा तो ताजमहल देखूंगा, जाऊंगा तो ताजमहल देखूंगा, ठीक है। समझ में आया? इफ आई वेंट टू आगरा, यदि मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता। इफ आई हैड गॉन टू आगरा, यदि मैं आगरा जा चुका होता, क्या लिखेगा? जा चुका होता, ठीक है। समझ में आएगा? जाता तो देखता, और यदि आगरा गया होता या जा चुका होता, कैसे लिख सकते हो? इफ आई हैड गॉन टू आगरा, यदि मैं आगरा गया होता या फिर आगरा जा चुका होता तो क्या करता? यदि मैं आगरा गया होता तो आई वुड हैव सीन द ताजमहल। तीनों सेम एग्जांपल इसलिए लिखे ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। एक ही एग्जांपल को 3 कंडीशन में कैसे दर्शा दे। अब आप रेड का यूज करके आप अच्छे से इसको समझ लें कि आखिरकार ये बात है क्या। फिर इनके ऊपर 3 एग्जांपल्स लगाता हूं, ठीक है ना? देखो ये जो हमारा एक होता है ना, ये इन 2 सेंस में प्रयोग होता है। कल हमने बताया कि आपको इमेजिनरी स्टेटस है ना, उसके अंदर भी हमने एक का प्रयोग बताया। एक का प्रयोग 2 सेंस में होता है, एक तो वर्तमान के सेंस में और एक पास्ट के सेंस में। वर्तमान के सेंस में एक का जब प्रयोग होता है तब उसका मतलब होता है कि जब वर्तमान के सेंस में एक का प्रयोग होता है ऐसे होता है कि ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। इफ का मतलब क्या होता है? वर्तमान का मतलब ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। दूसरी बात, इफ का प्रयोग जब पास्ट में होता है तब इसका मतलब होता है कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। भाई देखो इफ का 2 प्रयोग होता है, एक इसका पास्ट में होता है, एक प्रेजेंट में। प्रेजेंट मतलब ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, ठीक है। समझ में आया? और दूसरा पास्ट के अंदर इफ का प्रयोग करोगे तो ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाता। समझ में आया? ये दोनों सेंस बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, और ऐसा करते तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, बस, ठीक है। ध्यान रखो। अब आपको ध्यान क्या रखना है? मेन प्रॉब्लम बात कि एक का प्रयोग 2 सेंस होता है, यहाँ भी एक करना, वहां भी 2 और होना था, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट ये वो अलग चीज है। देखो 3 कॉन्सेप्ट है। पहले वाले सेंटेंस के अंदर आपको क्या मिल रहा है? पहले वाले सेंटेंस के अंदर ये सेंटेंस किसका? सिंपल प्रेजेंट। समझ में आया? ये आ गई ऐसे बस लिखो नीचे, इस सेंटेंस के नीचे लिखो ये किसका? सिंपल पास्ट, ठीक। अभी हम तो आप तीनों को याद करवाता हूं। और आई हैड गॉन ये किसका लग रहा है आपको? पास्ट परफेक्ट। किसका? पास्ट। एक बात बताओ मुझे, देखो कि जब ये तीनों कंडीशन इफ आई गो टू आगरा, यदि मैं आगरा जाऊंगा है ना तो मैं ताजमहल देखूंगा। समझ में आएगा? अब देखो, ठीक है, आगरा जाऊंगा तो ताजमहल देखूंगा। इसमें इफ आई वेंट टू आगरा, आगरा गया होता है या आगरा जाता तो ताजमहल देखता, और आगरा गया होता या जा चुका होता तो ताजमहल देख चुका होता। समझ में आएगा? इसके अंदर किसका प्रयोग है? सिंपल प्रेजेंट का। ध्यान रखना आपको बात कि इफ वाले क्लोज के अंदर कंडीशन आती है। इन तीनों सेंटेंस के अंदर ये क्लोज 1 है और ये क्लोज 2 है। ये क्लोज 1 या आई से क्लोज 2
दूसरा स्टार्ट, ये क्लोज 1 और ये क्लोज 2। क्लोज 1 के अंदर तीनों में कंडीशन दे रखी। कैसे पता चला? सबसे पहले कंडीशन पहचानी, कंडीशन कौन से टेंस में होगी, तो कंडीशन होगी हमेशा आपका इफ वाले क्लोज में। तीनों के अंदर कंडीशन है, बिल्कुल से इसी से पूरी थ्योरी समझ जाओगे आप। और जिस दूसरे वाले पहले वाले सेंटेंस में कंडीशन होगी तो दूसरे वाले में रिजल्ट होगा, ठीक है। रिजल्ट कभी भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना। तो जब हमारी कंडीशन सिंपल प्रेजेंट में होगी तब उसका रिजल्ट किसमें होगा? तब उसका रिजल्ट होगा सिंपल फ्यूचर। ये याद रखने का तरीका, ठीक है। सिंपल फ्यूचर, FUTURE, समझ में आया? फ्यूचर। अब बताओ मेरी बात सुनो, और इनके आपको रूल चाहिए, वो तीनों के तीनों सूत्र चाहिए, फॉर्मूले चाहिए। तो मैं कल वो एग्जांपल्स वाली क्वेश्चंस क्लास करेंगे, उसमें मैं बता दूंगा आपको, कोई घबराने की जरूरत नहीं, वो भी लिखवा दूंगा, ठीक है। मैंने सोचा कि एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके एग्जांपल्स की कंडीशनल सेंटेंस के बहुत सारे बात करेंगे। तीनों की कंडीशन को एक एग्जांपल आए तो तीनों को हम उसमें रिवीजन कर लेंगे। तो जब हमारा कंडीशन सिंपल प्रेजेंट होगी तब उसका सेकंड पार्ट किसमें होगा? सिंपल फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, ध्यान रखना। दूसरी, जब कंडीशन सिंपल पास्ट होगी तब उसका किसमें होगा? रिजल्ट। तो इसको आप मेरे हिसाब से इसको गुड को आप पास्ट समझो, इधर पास्ट तो उधर भी पास्ट, ऐसे समझ लो। याद करने को एक ट्रिक है, याद करने की, इधर सिंपल पास्ट होगा, सामने भी सिंपल सामने भी पास्ट होगा। तो विल आता है प्रेजेंट, विल प्रेजेंट फॉर्म को दर्शाता है ना फ्यूचर की, तो विल की सेकंड फॉर्म क्या होती है? पास्ट, तो उधर भी पास्ट हो जाएगा। जब इधर पास्ट परफेक्ट है तो इधर भी तो पास्ट परफेक्ट ही लिख लो। ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस आपके पास में जाती है? ये हमेशा ध्यान रखना, ये मॉडल परफेक्ट का कांसेप्ट है, ठीक है। अब समझो, तो इधर क्या होगा? और आप गुड की जगह गुड का भी प्रयोग कर सकते हो, ऐसी बात नहीं, गुड की जगह गुड का प्रयोग, W गुड या फिर गुड प्लस B1, ये ध्यान रखना। तो जब हमारी कंडीशन सिंपल पास्ट होगी तब रिजल्ट किसमें होगा? गुड प्लस गुड या गुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जब कंडीशन हमारी पास्ट परफेक्ट होगी, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, जब हमारी कंडीशन पास्ट परफेक्ट होगी तो रिजल्ट किसमें होगा? तो रिजल्ट होगा या तो गुड या फिर गुड, W-O-U-L, गुड प्लस वर्ब की हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कॉन्सेप्ट। मैं तो इसको भी यहाँ परफेक्ट समझ लो। जब इसको परफेक्ट समझो, इधर परफेक्ट उधर भी परफेक्ट, इधर पास्ट इधर भी पास्ट, इधर पास्ट तो ही उधर भी पास्ट, समझो विल का सेकंड फॉर्म पास्ट, पर इधर प्रेजेंट उधर प्रेजेंट में समझना, ये गड़बड़ी मत करना, इधर प्रेजेंट तो उधर फ्यूचर, ठीक है। तो पहले वाला क्लोज क्या है जिसके अंदर क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होगा, तो सामने क्या होगा? सिंपल फ्यूचर का, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरे वाला क्लोज देखो, दूसरे वाले क्लोज के अंदर सिंपल पास्ट का प्रयोग, तो सामने वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, समझ में आएगा? और वुड या गुड। और तीसरे वाले क्लोज के अंदर पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सामने वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं आपसे कि आपने ध्यान से सुना है, एक बार समझा लूं। शर्त दर्शाने वाले वाक्यों को शर्तबोधक वाक्य कहते हैं। इनके अंदर इफ का प्रयोग होता है, इफ का प्रयोग वर्तमान में भी होता है, इफ का प्रयोग पास्ट में भी होता है, ठीक है। समझ, दो सेंस मैंने बताया, ठीक है ना। अब देखो, इफ वाले जिस सेंटेंस में इफ आया उसमें कंडीशन होगी, और कंडीशन का टेंस कभी भी फ्यूचर नहीं हो सकता। फ्यूचर किसका होगा? रिजल्ट का, ये ध्यान रखना। तो कंडीशन प्रेजेंट में तो रिजल्ट फ्यूचर में, कंडीशन पास्ट में तो रिजल्ट किसमें होगा? वुड या फिर गुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको पास्ट बोल दो। और कंडीशन जबकि पास्ट परफेक्ट में तो रिजल्ट किसमें होगा? वुड या गुड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड या गुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम आगे इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, फिर हमारी क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल समझो, एग्जांपल यहां नोट करवा देता हूं, लेट्स से दिख जाएगा क्लोज, लिखो। साथ ही में कुछ आपको ऑप्शन भी देता हूं, दो एक एग्जांपल कर दूंगा और दो एग्जांपल्स क्या करवा देता हूं। इफ यू विल कॉल मी, एक एग्जांपल कर दूंगा, पहले से कह रहा हूं। इफ यू विल कॉल मी, यदि तुम मेरे को कॉल करोगे तो क्या करेगा? आई विल कम, आई विल। अब इन सेंटेंस बताना कहाँ गलत है, कहाँ सही है, आपको बताओ, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, बताओ जल्दी से। मैंने एक बात बताई कि जब दोनों तरफ फ्यूचर आ रहा, आप रिजल्ट में कंडीशन देखो, कंडीशन में फ्यूचर में भी हो नहीं सकती थी, सेंटेंस में गलत हुआ। जब कंडीशन, और दूसरी बात कंडीशन में देखो रिजल्ट देखो, रिजल्ट में फ्यूचर में दोनों में से एक दोनों सही होगा, दोनों में एरर नहीं होगा। इस सेंटेंस में एरर, इसमें एरर नहीं। जब कंडीशन हमारी
जब हमारा रिजल्ट सिंपल फ्यूचर में हो तो कंडीशन किस होगी, सिंपल पास्ट में हो, सिंपल प्रेजेंट होगी। लेकिन क्या ये सिंपल प्रेजेंट लग रहा है, सिंपल प्रेजेंट कब लगेगी तो फ्यूचर ही बन रहा है। तो कंडीशन के साथ कभी भी रिजल्ट नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना। कंडीशन के साथ कभी भी फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता, तो ये विल आएगा। और सही एक्सप्लेनेशन इसका क्या हो जाएगा, इफ यू कॉल मी, यदि तुम मेरे को कॉल करोगे तो आई विल कम, मैं आऊंगा। फ्यूचर के अंदर रिजल्ट उसका क्या, मैं आऊंगा। कंडीशन क्या है, तुम मुझे कॉल करती, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हमारा सेंटेंस आज सही हो गया। हमने विल क्यों उठाया, क्योंकि कंडीशन वाला सेंटेंस के अंदर फ्यूचर टेंस कभी भी नहीं आता, और विल फ्यूचर को डिनोट करता है, हेल्पिंग वर्ब विल फ्यूचर भी। या फिर ऐसे समझ लो कि जब हमारा रिजल्ट फ्यूचर में तो कंडीशन किस होगी, प्रेजेंट में होगी, तो विल को काट के क्या करेंगे, प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके बाद तुरंत से बस ऐसे समझो। एक सेंटेंस को और ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम हार्ड वर्क करो, बेटा को क्या भी होमवर्क भी क्वेश्चन देता। फिर एक कॉन्सेप्ट बचा गूगल करना दिया मैंने, फिर भी उसके अंदर 2-3 चीजें और इंक्लूड करनी थी, ठीक है ना। तो वो भी मैंने सोचा पेपर के अंदर ऐसे एक सवाल बने उनसे जो गूगल क्यों ना कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया और कॉन्सेप्ट पढ़ाया उससे बाहर कोई क्वेश्चन चला जाए, तो उसको एक बार एडवांस में बहुत अच्छे तरीके से गहराई से जान लेंगे। क्या है, इफ यू वर्क हार्ड, देखो ये गड़बड़ी देखो इसको तुम, इफ यू सेंटेंस लिखो W, if you worked hard, if you worked hard, comma, you would have passed the exam, comma, you would have passed the exam, you would have passed the exam। क्या सेंटेंस, if you work hard you would have passed the exam, ये सेंटेंस हमारा हो गया। समझ में आई बात। अब एक सेंटेंस और, अब इस सेंटेंस का मिस्टेक क्या बताऊं, कैसे पहचानूंगा, कंडीशन को पहचानेंगे। हम जानेंगे कि जब हमारी कंडीशन पास में दे रखी, कंडीशन किसमें, पास में, सिंपल पास में, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो क्या रिजल्ट हमारा रिजल्ट किसके साथ वुड या कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन इसने क्या कर रखा, इसने तो पास्ट परफेक्ट वाली बात यानी मॉडल परफेक्ट वाली बात दी थी ना कि है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या होगा, ये है और पास्ट टेंस से समझ गए। ये दोनों यहां से हटेगा, क्या हटेगा, ये दोनों यहां से हटेगा। वुड है हटके क्या आएगा, ये ऐसे वुड तो दिया प्लस वुड को बदल दो, वुड को वापस लेना वुड से ही, उसके बाद है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हटेगी, इसके साथ हो जाएगा क्लोज पूरे से एकदम में, यू वुड पास द एग्जाम। हो सकता है आपका ये सेकंड वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कल मैंने इमेजिनरी जो आपका स्टेटस उसमें जो कॉन्सेप्ट करवाया था उससे मिलता जुलता है। इमेजिनरी एक्शंस में मैंने कॉन्सेप्ट कराया ना वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हो सकता है उससे मिलता जुलता हो, लेकिन उसके अंदर तीसरा वाले क्लोज के अंदर सिंपल पास्ट का प्रयोग करना, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट एग्जांपल है जो एग्जांपल आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूं, क्या लिखोगे एग्जांपल, if you blanks hard, if you blanks hard, ये सेंटेंस आपके लिए होमवर्क है, इसको लिख दो। if you blanks hard, if you blanks hard, ठीक है, लिख के लाया मैं दे देता हूँ लिख के आपको, you will pass the exam, कॉमा जोड़ने की सेंटेंस, you will pass the exam। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, चार तीन ऑप्शन देता हूं आपको, तीनों में से एक ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका वर्क या वर्क्स या हेड वर्क या वर्क, अच्छा वर्क वाले ऑप्शन है, चलो हेड से लिखते हैं, लिखो पहला ऑप्शन लिखो वर्क, ऑप्शन नंबर ए क्या लिखोगे, पहला लिखो वर्क, वर्क्स लिख दो, वर्क लिखो यहां पर लिख दो वर्क्स, डब्ल्यू आर के वर्क्स, और तीसरा लिखो वर्क, तो आर के वर्क, और चौथा लिख दो हेड वर्क या फिर हेयर वर्क, ये लिख दो। अब इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में एकदम अच्छे छात्र होने के नाते, एक अच्छे विद्यार्थी या फिर एक अच्छे लर्नर होने के नाते बहुत सारी चीज़ों को सीखने की उत्सुकता होती है हमें, ठीक है। तो उसके नाते आपको ये इस एग्जाम्पल का आंसर देना मैंडेटरी, आपको आवश्यक है, आपको इसका आंसर देना होगा, ठीक है। इफ यू हार्ड
यू विल पास द एग्जाम। ऐसे नहीं आपका आंसर देने से हमें कुछ मिलता कुछ नहीं, बस अनुशासन का एक प्रतीक होता है। जोश जुनून आता है, हाँ बच्चे हम झुके हैं, वो चीज कोई ना कोई हमारी चीज को फॉलो कर रहा है और जीवन में गेन कर रहा है, ठीक है ना। और दुनिया के अंदर हम एक दो माइंडसेट को बदल पाते हैं ना, वैसे भी इतना बड़ा संसार है, हमारे बदलने की बस की बात नहीं होती, ना ही कोई इंसान एक समय के अंदर बदल सकता, लेकिन फिर भी हो सकता है दो चार माइंडसेट में परिवर्तन, कम से कम एक इंसान में भी परिवर्तन हमसे आ जाता है। कोशिश करेंगे, या मैं कोशिश करता हूँ मेरे से एक विद्यार्थी भी कोई अच्छी शिक्षा लेता है, या फिर वो जीवन के अंदर उस शिक्षा का या कहीं और से सीख के भी, ठीक है ना, और किसी और टीचर की भी आज्ञा का पालन करके वो विद्यार्थी आगे बढ़ता है। उस शिक्षक के लिए सबसे बड़ी बात उससे कुछ नहीं होती, वो सबसे बड़ी उपलब्धि या सबसे बड़ा परिणाम या तोहफा उस शिक्षक के लिए वही होता है, विद्यार्थी का जीवन के अंदर सफल होना। तो हम भी कोशिश करते हैं कि इसका एग्जाम्पल का आंसर आपको देना, आप भी सीख जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे। तो अब एक कॉन्सेप्ट है जो हमने कल बताया था, उसको थोड़ा सा पीछे रह गया, उसको मैं और करवा देता हूँ, फिर हमारी क्लास खत्म करते हैं जल्दी से, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, क्योंकि अभी कुछ बहुत दिन, कुछ तो नहीं, थोड़े बहुत दिन हुए अटेंडेंस पढ़ते पढ़ते, या फिर हमारी लगभग 10th के 10 के आसपास की क्लास रही होगी हमारी, जिसके अंदर अटेंडेंस ज़्यादा होगा, लेकिन एक दो क्लास अब हमारी और नहीं लगने वाली, उसके अंदर हम प्रैक्टिस के अंदर और क्लास लगेगी, ठीक है। थ्योरी का पार्ट आज सारा का सारा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपकी 11th या 12th क्लास की हुई होगी, हमारी 11 क्लास हो चुकी होगी। तो आज हम इसके अंदर जानेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट ये बच गया था हमारा, इमेजिनरी, IMAGIANRY, इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी एक्शन का है ये कॉन्सेप्ट, इमेजिनरी सेंटेंस, IMAGINARY, इमेजिनरी सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस किसे बोलते हैं, जिसके अंदर किसी शब्द का प्रयोग हो, और इमेजिनरी सेंटेंस उसे बोलते हैं जिसके अंदर किसी कल्पना वाले वाक्य, ठीक है। ऐसा समझो जिस वाक्य के अंदर कोई कल्पना की गई हो, या काल्पनिक वाक्य भी बोलते हैं, ठीक है। वही कल मैंने बताया ना, इमेजिनरी आपका उसका विश का उसका प्रयोग आप बोल दो और दो का प्रयोग है ना, उसके बाद में हमेशा क्लोज होता है, वो अनरियल होता है। तो मैंने क्या किया था, कल आपको दो और दो कंजक्शन ही बताया, और उसके साथ साथ दो तीन कंजक्शन और होते हैं जो भी आपका प्रयोग कर, वो मैं एग्जाम्पल्स में बताने लगा था, लेकिन अभी टाइम इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल आपने जो जहाँ पर लिखा था दो और एल दोनों के बाद में किसका प्रयोग होता है, सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है मेन वर्ब में, या फिर हेल्पिंग वर्ब में हमेशा वर्ब का प्रयोग होगा। ये हमने जाना कि आज और वर्ब में से वर्ब का प्रयोग होगा, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, क्योंकि ऑल दो और दो ये हमेशा अनरियल को दर्शाते हैं किसी भी सेंटेंस को, तो ये काल्पनिक बातों को दर्शाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इमेजिनरी सेंटेंस। वो जो हमने इमेजिनरी एक्शंस वाला आपको करवाया था, ठीक है, उसके अंदर देखो, और एक और कराया था इमेजिनरी स्टेटस, वो दोनों मिलते जुलते सेंटेंस के, दोनों में माइनस से थोड़ा सा करना, ठीक है। अब देखो, अब मेरी बात चलो, आप यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लिखो इफ एच तो विश या इफ ओनली। तो सबसे पहले हमने जान लिया कल्पना दर्शाने वाले वाक्य या काल्पनिक सेंटेंस जिसे बोलते हैं, जिस सेंटेंस के अंदर कोई कल्पना की गई हो तो उसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी सेंटेंस। मीनिंग समझ में आया? थ्योरी लिखो, इफ सारा का सारा इफ एच दो, ये दोनों तो मैंने कल करवा दिया था आपको, इफ एच दो और एच इफ, साथ ही विश, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर के अंदर विश होता था, आई विश, ठीक है, विश, और या फिर इसके अंदर होता इफ ओनली, इफ ओनली, ये आपको चार चीजें नोट करनी। सबसे पहले क्या, इफ हो गया, उसके बाद में आपका एच इफ हो गया, एच दो हो गया, इफ एच दो एच इफ और विश, और उसके बाद में आपका इफ ओनली। इन सब का मतलब क्या होता है, कल्पना के बारे में वाक्य जिन्हें पता चला उन्हें काल्पनिक वाक्य बोलते हैं। अब मेरी क्लास में जिस सेंटेंस के अंदर ये वाक्य आपको कहीं भी देखने को मिल जाए तो उसके साथ जो वर्ब का प्रयोग होगा, सारा का सारा कॉन्सेप्ट ये वर्ब क्या होगा, वर्ब दो प्रकार से, हेल्पिंग वर्ब में जाओगे तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा केवल वर्ब किसका, वर्ब, और यदि मेन वर्ब में जाओगे तो मेन वर्ब में हमेशा किसकी फॉर्म का प्रयोग होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। बस कॉन्सेप्ट क्लास का खत्म हो गया। इफ एच दो विश या फिर इफ ओनली, ये सारे के सारे ऐसे कंजक्शन होते हैं जो किसी सेंटेंस में प्रयोग हुए तो वो उस सेंटेंस का दर्शा या उस सेंटेंस का मीनिंग हो जाता है काल्पनिक, या फिर वो इमेजिनरी सेंटेंस को दर्शाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं।
इन सब के साथ में हमें तो केवल वर्ब भरनी है। तो वर्ब इसमें दो प्रकार से यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब करोगे तो आपको वर्ब भरना होगा, और मेन वर्ब का यूज करोगे तो वर्ब की सेकंड को मैंने कल बताया था ना, वर्ब या वर्ब की सेकंड को पास्ट करना होगा, वही है सर। लेकिन उसके अंदर मैंने एज दो और एज दोनों ही मतलब इन दो और है। इफ का तो जान लिया, इफ आई वर, ठीक है, मैंने कहा यदि मैं पक्षी होता, यदि मैं उत्तराखंड का सीएम होता, मैंने कल बताया ना वही दिल्ली का सीएम होता। इफ विश और इफ ओनली, इनको भी हम इसके साथ नोट कीजिए, उसी कॉन्सेप्ट को वापस मॉडिफाई कर लीजिए, उसके अंदर ये दो और एग्जांपल आप नोट कर लीजिए। अब मैं एग्जांपल बताता हूं, फिर हम सेंटेंस करेंगे। जैसे इफ आई वर ए मिलेनियर, यदि मैं लखपति होता, क्या बात करूं, इफ आई राजा को आपको बनाओ, इतना मैं आसान से करूं, ए मिलेनियर यानी लखपति, एम मिलियन की स्पेलिंग लिखो, एम आई डबल एल आई ओ एन ए आई आर, मिलियन की स्पेलिंग लिख दो कैसे, फिर एम आई डबल एल आई ओ एन ए आई आर ई, मिलेनियर, ठीक, ए आई आर ई, मिलेनियर। तो आई वुड बिल्ड हॉस्पिटल्स, तो मैं हॉस्पिटल्स का निर्माण करता, यानी आई विल हेल्प, ये गरीबों की हेल्प करना, ठीक है। तो आई वुड, या फिर इसके अंदर क्या लिखना, आई वुड build, B U I L build hospitals, hospitals, तो मैं हॉस्पिटल्स का निर्माण करता। यदि मैं लखपति होता तो मैं क्या करता, यदि ऐसा होता तो अभी मैंने बताया इफ का प्रयोग पास्ट टेंस में, यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, समझ में आएगा, तो वही, ठीक है ना, वही इफ का प्रयोग पास्ट में होता, इफ का प्रयोग प्रेजेंट में होता। तो इफ आई वाज या वर ए मिलेनियर, आई वुड बिल्ड, B U I L बिल्ड हॉस्पिटल्स, में बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाता। क्या मुझे बताओ, इमेजिनरी है, बिल्कुल इमेजिनरी है, इमेजिनरी के साथ हेल्पिंग वर्ब में किसकी तरफ जाओगे, वर्ब की तरफ, मैं राज समझ में आया, आई के साथ यहां पर वर्ब का प्रयोग होता है, ये सेंस है के साथ वर्ब का प्रयोग करने का। डेस्टिनेशन बता दो, कहां पर वर्ब आता है, कहां पर ये आपका आई के पास बाहर जाता है, ठीक है। अगला सेंटेंस, सी वॉक्ड एज सी वर ए क्वीन, वो ऐसे चलती है मानो कि वो कोई रानी हो, क्या लिखोगे, सी वॉक्स W A L K S, ये पर जब इंडेफिनिट, सी वॉक W दोनों लिखते, सी वॉक्स एज इफ, या फिर एज दो, दोनों में से किसी का प्रयोग कर दो, एज दो, जैसे कि वो क्वीन, ठीक है, एक क्वीन, वो ऐसे चलती मानो कि जैसे कोई को रानी, ठीक है ना। ये सेंटेंस में आप लिख सकते हो, सी वर ए क्वीन, इसमें गलती है सेंटेंस में भी, यहां लिख देता हूं, बेटा ऊपर कर लेता हूं, ठीक है, बेटा थोड़ा ऊपर ही कर लेता हूं दोनों सेंटेंस को, यहां पे करवा देता हूं, जगह खाली, क्या सेंटेंस है, सी वॉक्स एज इफ सी वर ए, सी वॉक एज इफ की जगह एज इफ लिख दो, सी जब बताओ हेल्पिंग वर्ब प्लस एक क्वीन, जैसे कि मानो कोई वो महारानी हो, वो ऐसे चलती जैसे कि मानो कोई महारानी हो। सेंटेंस सी वॉक्स सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंजंक्शन आ गया बीच में एज टू एज, और इसके बाद में जो सेंटेंस है इक्वल वाले पार्ट से आया, उस देखो सीधा सीधा एग्जांपल कैसे है। तो एज दो का मतलब मानोगी, एज दो मतलब क्या होता है, मानोगी, नहीं इसी जगह आप एज इन का भी प्रयोग कर सकते हो। इसके बाद मान लिए तो वाच्य प्रयोग किसका प्रयोग, वर्ब, वही बताता अनलिमिटेड, समझ में आ गया। एक लास्ट एग्जांपल आपको दे देता हूं, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ दिया। अब यहां पर आप कंडीशनल सेंटेंस पर मेरे को दिया, इफ यू आर तो यू विल पास द एग्जाम, ठीक है। उसी प्रकार से एक सेंटेंस बोल देता हूं मैं यहां पर आपको, जो इस सेंटेंस को लिखो, सेंटेंस लिखो, लास्ट एग्जांपल है, आई विश खालिस्तान द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्या है, आई विश, और आई विश का मतलब क्या होता है, आई विश का मतलब होता है काश, काश का मतलब कैरियर में नहीं, अनरियल में, काश में ऐसा होता, मैं अमीर होता, मैं बहुत सारे गरीबों की हेल्प करता, मैंने कल बताया काश मैं दिल्ली का सीएम होता तो युवाओं के लिए बहुत सारे युवाओं के लिए बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटी निकालता। तो उसी प्रकार से इसने कहा काश आई विश आई वाज एवर, आपको पढ़ना है, क्या लिखोगे आगे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखो द PRESIDENT प्रेसिडेंट
ऑफ इंडिया। और इस सेंटेंस के साथ एक बार आप सभी अच्छे जहाँ भी बैठे हो एक बार अच्छे से मुस्कुराओगे। तो इस सेंटेंस के साथ हमारी जो टेंस की थ्योरी है वो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम आने वाले नेक्स्ट क्लासों में हम टेंस की एक दो क्लास में जो टेंस के जो सारे के सारे पिलर्स और जो एरर वाले क्वेश्चंस और साथ ही साथ जो ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछने का तीन ही तरीका, या तो ऑप्शंस देकर पूछेगा या फिर एग्जांपल दे दिया उसके बाद पूछेगा ए पार्ट में बी में सी में यहाँ पे डी में दो एरर है। यहाँ पे वो क्या पूछेगा आपको खालिस्तान देके पीछे शॉर्ट वर्ब दे दी जैसे बोर्ड एग्जाम्स में देता 10th में 12th में उसमें से भरो आप। तो ये तरीका आपको एग्जाम्स में भर जाएगा। तो वो हम सारे के सारे क्वेश्चंस लाएंगे। तो आई खालिस्तान द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर खालिस्तान का मतलब ब्लैंक्स देखो तो हिंदी मीडियम के छात्र तो हिंदी वीडियो की जरूरत है। ए एग्जांपल्स के अंदर क्या लिखना है आपको वाच, बी एग्जांपल के अंदर इज, सी एग्जांपल के अंदर आर, डी एग्जांपल के अंदर डब्ल्यू ई आर। तो ये आपको अच्छे से करना है। हमने क्या कह दिया कि आई विश, आई ब्लैंक्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शंस में इज हो गया और उसके बाद में आपका एम हो गया, आर हो गया, फिर वर हो गया। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से हमारी क्लास समझ आई होगी। हमने पूरी कोशिश की एकदम बेसिक्स टू एडवांस टेंस समझाने की और जिसमें हमने बेसिक्स भी जाना किसी बच्चे का या फिर किसी का बेसिक्स कमजोर आप सबका आप तो हमारे साथ पढ़ ही रहे हो, आपका बेसिक्स तो अच्छे से मजबूत हो ही जाना चाहिए, कोई तकलीफ होगी नहीं। तो हमने अच्छे से टेंस को सारे के साथ और 12 टेंसेस को देखा और उसके बाद 12 में से मोस्ट इंपोर्टेंट जो टेंस है 5 या 7 टेंसेस थे उसके ऊपर किस प्रकार किसी में 2 रूल थे, किसी में 4 थे, किसी में फ्यूचर में जैसे सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट में एक ही रूल था। क्योंकि मोस्टली मैंने आज तक नहीं देखा कि जो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से कभी भी कोई एग्जाम्स में कोई क्वेश्चंस आया हो, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनते हैं वो स्पोकन में बनते हैं जो आपकी बेसिक्स आपके स्ट्रक्चर बनते हैं उसमें। जैसे वो आने वाले रविवार तक एक किताब लिख चुका होगा या वो 2 घंटे से खेल रहा होगा तो इसका आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करो तो वो इंग्लिश ट्रांसलेशन आप भली बात कह सकते हो, लेकिन पेपर में ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले, बहुत कम मिले, इसलिए हमने जाना विशेषकर आप पास्ट टेंस का, प्रेजेंट का, सिंपल में सिंपल फ्यूचर इसका सिंपल फ्यूचर का, फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर का और फ्यूचर परफेक्ट का, इन दोनों का आपको विशेषकर अच्छे से रिवीजन करना। प्रेजेंट पास्ट और 2 बार फ्यूचर के इनका हमेशा जब भी समय मिले आपको संडे को सैटरडे को तो आप बैठ के आप इसका रिवीजन कीजिए। तो आज हम लेते हैं आपसे इजाजत और मिलते हैं कल, सी यू टुमारो। तब तक के लिए जय हिंद।